नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड यूपी जीआईसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 19 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम आदिकाल के अंतिम वीडियो लेक्चर के साथ अमीर खुसरो पर आप सभी से चर्चा करेंगे। अमीर खुसरो के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए या अमीर खुसरो के साहित्यिक एवं भाषिक अवदान पर विचार कीजिए। अगर ये प्रश्न 125, 250 शब्दों में, 200 शब्दों में या फिर 50 शब्दों में लिखने के लिए आए तो आप अपने उत्तर को किस तरीके से लिखेंगे, हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप अमीर खुसरो को देखेंगे तो खुसरो का जहां पर साहित्यिक रूप से अवदान है, वहीं पर भाषिक रूप से भी इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। अगर हम भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो जब खड़ी बोली के प्रयोग की बात आती है तो अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो मुख्य रूप से जो कॉमन तरीके के दो प्रश्न बन सकते हैं, हमने उनको यहाँ पर लिया हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए। इसकी शुरुआत आप करेंगे। अमीर खुसरो आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका असली नाम अबुल हसन था। वे 3 भाषाओं फारसी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा के जानकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में उनका मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं, ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अमीर खुसरो की जो भी साहित्यिक विशेषताएं हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूरे इस कथन में आपको दिखाई पड़ जाएंगे। अगर आपसे कोई अमीर खुसरो की काव्यगत विशेषताओं को पूछे तो आप बता सकते हैं कि वे एक अच्छे ग्रंथकार थे, नामी कवि थे, विनोदी मिलनसार थे, सहृदय थे, दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां लिखने का प्रयास करते थे। कारण ये था कि उस जमाने में साधारण जनता की बोलचाल में यही तुकबंदियां, दोहे और पहेलियों का बोलबाला था और इसी से प्रेरित होकर अमीर खुसरो ने भी लिखने का प्रयास किया। उनके मन में उत्कंठा हुई। यहाँ पर शुक्ल जी ने बहुत ही अच्छा शब्द प्रयोग किया है कि इन सबको देखने के बाद उनके मन में कहने की उत्कंठा हुई और इसी कारण उन्होंने पहेलियां और मुकरियां लिखने का प्रयास किया और उनमें उक्ति वैचित्र्य, मतलब कहने का जो ढंग था, वो भी बहुत ही सीधा नहीं था, बल्कि उक्ति वैचित्र्य से भरा हुआ था। तो ये खास विशेषताएं हैं। हमने इसीलिए इनको अंडरलाइंड और बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है ताकि आप अपने कॉपी में नोट कर लें। तो ये जो पहला पैराग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है, उसमें हमने अमीर खुसरो का संबंध किस काल से है, उनका समय क्या रहा है। वैसे तो लिखने के लिए आप बहुत कुछ लिख सकते थे कि इन्होंने एक से अधिक राजाओं के दरबार में रहने का अनुभव प्राप्त किया था, एटा जिले के रहने वाले थे, पटियाली गांव के थे। तो ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वास्तविक नाम यानी इनका जो असली नाम था अबुल हसन था और 3 भाषाओं के जानकार थे, फारसी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा की। तो अब आप तमाम विशेषताओं को बतलाने के बाद अमीर खुसरो की एक पहेली का उदाहरण देंगे जो कि काफी प्रसिद्ध पहेली रही है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये कहने की जो शैली है वो उक्त वैचित्र से भरी हुई है। आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करेंगे कि आखिरकार इस पहेली का अर्थ क्या होगा। तो किताबों में दिया गया है, आपने इसको याद भी कर लिया होगा। तो तुरंत आप समझ गए होंगे कि आकाश के बारे में बात की जा रही है। तो इसी तरीके से अनेक पहेलियों और मुकरियों
की चर्चा आमिर खुसरो ने की है और इसी के लिए जाने जाते हैं। मुझे वो दिन नहीं भूलता है कि जब मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में गया था, तो वहां पर हमसे यही पूछा गया कि कौन सा कवि अपने पहेलियों, मुकरियों इत्यादि के लिए जाना जाता है, खासतौर से पहेलियों के लिए जाना जाता है। तो उस समय मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया था। मैं उत्तर नहीं बता पाया, मैं बल्कि विष्णु शर्मा जो पंत्र तंत्र की कहानियां रही हैं और उनके बारे में हमने बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने आमिर खुसरो का नाम सुना है। फिर तो इसके बाद तमाम जो आमिर खुसरो के संबंध में हमने पढ़ाई की थी, पूरी चीजें याद आ गई और हमें बार बार ये एहसास होने लगा कि क्यों नहीं मुझे याद था। तो कई बार इस तरीके से होता है, चीजें आती हुई भी भूल जाते हैं। फिर उन्होंने हमसे पूछा था कि आमिर खुसरो का समय क्या था, तो हमने बताया था कि 13वीं शताब्दी के आसपास में उनका समय था। तो जो इंटरव्यू में एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपने गलत बताया, 1253 था। लेकिन वहां पर एक मेंबर बैठे थे, उन्होंने कहा कि इनका भी जवाब सही ही है। इसके बाद थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू गया था। एक दो क्वेश्चन का हमने जवाब नहीं दे पाया था, जिसमें कि एक पहेलियों वाला भी था। तो चूंकि दिमाग से वो स्लिप कर गया था कि आखिरकार क्या होगा। तो देखिए, हम स्टोरी इसलिए बताएं ताकि आप से कोई अगर पूछे कि पहेलियों के लिए किस कवि को जाना जाता है, मुकरियों के लिए किसको जाना जाता है, तो बंदियों के लिए किसको जाना जाता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि वो अमीर खुसरो है। ठीक, आगे अपने उत्तर को आप बढ़ाते हुए लिखेंगे कि आमिर खुसरो की कविताओं के विषय वस्तु में सूफियाना भाव, प्रेम, समाज के प्रति संवेदना, स्त्री की वर्तमान स्थिति प्रमुख रूप से है। इससे पहले सिद्धनाथ और जैन साहित्य में समतामूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां भी स्त्री की स्थिति और वेदना का चित्रण कम मिलता है। आमिर खुसरो ने एक सामान्य परिवार की स्त्री के दर्द को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि काहे को बिहाए परदेश सुन बाबुल मोरे, भैया को दीहे बाबुल महला दो महला, हमको दीहे परदेश सुन बाबुल मोरे, मैं तो हूं बाबुल तेरे खूंटे की गैया, हाकी हूकी जाऊं परदेश सुन बाबुल मोरे। तो यहाँ पर बाबुल यानी पिताजी को संबोधित करते हुए एक महिला या फिर मैं कहूं कि एक बेटी अपने मन की बात यहाँ पर कहती है। और अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं प्रवासी होती हैं, यानी जो भी बेटियां हैं वो एक न एक दिन दूसरे घरों को जाने के लिए तैयार होती हैं, इसलिए उनको हम प्रवासी भी कहते हैं। तो ये स्त्री के दर्द को बड़े मार्मिक ढंग से उस जमाने में आमिर खुसरो व्यक्त कर रहे हैं, जब उनको कोई वाम मार्गी मान रहा है, यानी कि केवल सेवन के अंग के रूप में देख रहा है। उस जमाने में स्त्री के दर्द को सामने रखने का प्रयास आमिर खुसरो ने किया था। तो एक नई सोच यहाँ पर कही जा सकती है। ठीक, आगे आप उत्तर को बढ़ाते हुए लिखेंगे कि आमिर खुसरो जब कविताएं लिख रहे थे, तब साहित्यिक रूप से न खड़ी बोली और न ही ब्रज भाषा विकसित थी। सबसे पहले आमिर खुसरो ने साहित्यिक भाषा को अपभ्रंश से निकालकर खड़ी बोली और ब्रज भाषा से जोड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों, मुकरियों और दो तखनों में ही मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। तो एक तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो प्रकार की भाषाओं का जिक्र किया है, खड़ी बोलचाल और ब्रज भाषा। अगर हम और इसको थोड़ा सा एक विभाजन और करें, तो खड़ी बोली ब्रज भाषा और खड़ी बोली प्लस ब्रज भाषा मिश्रित तीन तरीके की उस समय भाषाएं चल रही थी। खासतौर से आमिर खुसरो ने इनका प्रयोग किया है। अब उदाहरण देकर आप लिखेंगे आगे, मूल्यांकन करते हुए अभी शुक्ल जी की ही बातों को आप लिखें कि आमिर खुसरो की कविताओं का मूल्यांकन करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कबीर इत्यादि आजकल उनके दोहे जनमानस में काफी बैठे हुए हैं। जनमानस उनको समय समय पर
गाता रहता है, लेकिन यहाँ पर तुलना करते हुए शुक्ल जी लिख रहे हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर ज्यादा था। यानी कि जब दोनों में तुलना की जाएगी तो खुसरो जनता के नजदीक काफी निकट दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया, और ये जो कोटेशन हमने यहाँ पर प्रयुक्त किया है या फिर रखा हुआ है, ये कई बार वन लाइनर या फिर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित प्रश्नों में पूछा जा चुका है। इसी बहाने आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है और सब्जेक्टिव भी। तो अमीर खुसरो की कविताओं का मूल्यांकन करते हुए शुक्ल जी ने कबीर से तुलना की और लिखा कि कबीर और अमीर खुसरो दोनों ने बोलचाल की भाषा को प्रयुक्त तो किया, लेकिन अमीर खुसरो ज्यादा नजदीक दिखाई पड़ रहे हैं। और कबीर जो कि धर्मोपदेशक थे, यहाँ पर देखिए सीधे सीधे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो कबीर को उपदेशक के रूप में देख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उपदेश दिया करते थे, इसलिए उनकी जो वाणी है वो पोथियों की भाषा का कुछ न कुछ सहारा ली हुई है, जैसा कि अमीर खुसरो में कम दिखाई पड़ता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। ये बात कबीर के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो के मूल्यांकन के समय में की है। अगर आप केवल कबीर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन खोजेंगे तो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उस किताब को बड़े ही आराम से पढ़ने की जरूरत होती है, और हमने इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ संकलन तैयार किया, ताकि हमारे विद्यार्थियों को ये पता चले कि रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में, किस कालखंड में और किस जगह पर क्या क्या कहा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पास किताब धीरे धीरे पहुंच गई होगी, और जिनके पास नहीं होगी वो भी एक न एक दिन खरीद लेंगे। ठीक इस उम्मीद से हम इस बात को कह रहे हैं। आगे आप जिन भाषाओं को लेकर हमने बताया कि ठेठ ब्रज भाषा, ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने किया है, तो उदाहरण के माध्यम से आप अपनी बात को पुष्ट करेंगे। ठेठ ब्रज भाषा के अंतर्गत आप वही चिर परिचित प्रसिद्ध पंक्तियों का प्रयोग करेंगे कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। और खड़ी बोली का उदाहरण देना होगा तो आप दे सकते हैं कि अरस तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो एक तरीके से ये भी पहेलियां मुकरियां ही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप अपनी बात को इन पंक्तियों के माध्यम से पुष्ट करेंगे, तर्कपूर्ण रखेंगे, और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कुल मिलाकर अमीर खुसरो ने साहित्यिक और भाषिक रूप से अपना योगदान दिया। साहित्यिक रूप से प्रेम, समाज के प्रति संवेदना, स्त्री के प्रति संवेदना, मनोरंजन पूर्ण पहेलियां, और भाषिक रूप से खड़ी बोली और ब्रज भाषा के माध्यम से साहित्य को विस्तार दिया। तो ये पूरी बात आप कहकर उत्तर को कंप्लीट कर देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि केवल अमीर खुसरो पर टिप्पणी करने के लिए आए तो भी आप लिख सकते हैं, अमीर खुसरो की काव्यगत विशेषताओं को लिखने के लिए आए तो भी आप आराम से इस उत्तर का सहारा ले सकते हैं, या केवल ये पूछा जाए भाषिक दृष्टिकोण से तो भी आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि इस उत्तर में कुल 2 से 3 प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो अब ऑन द स्पॉट किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, उसके मुताबिक आपको आंसर देना पड़ेगा। उसके पहले आपको अपने दिमाग में इन तमाम तथ्यों को भरना पड़ेगा, और फिर वहां से फिल्टर करते हुए अपने उत्तर को लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि अमीर खुसरो से संबंधित जितनी भी जानकारियां होनी चाहिए इस उत्तर में हमने समावेशित करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।